गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डेली 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास लेकर मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर भारत के विशाल मैदान। आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बड़ी गहरी समीक्षा करने वाले हैं। जैसा कि आंसर राइटिंग आपको मेंस में करना है, उन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे और उस बेसिक चीज़ के बाद मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो शायद आपके आंसर राइटिंग में या स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी मददगार साबित होगी। सो लेट अस बिगिन द सेशन। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमारा टॉपिक आज का दोस्तों है उत्तर भारत के विशाल मैदान। राइट? हेलो हेलो। राइट, अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में, तो एक बात बहुत विदित है दोस्तों कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में हम जब बात करते हैं तो भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। आप सभी को पता है कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका कृषि कार्य में लगा हुआ है। और कृषि कार्य में लगे होने के का मतलब डायरेक्ट दोस्तों मतलब क्या है कि भारत के मुख्य रूप से भारत के एक बड़े क्षेत्र में मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि कृषि मैदान में ही संभव है। और कृषि मैदान में संभव है, इसका मतलब है दोस्तों कि भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाली जनता कृषि पर आधारित अपने जीवन को कर रही है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान आखिर में है कहाँ पर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। हम इन्हें किस आधार पर और कितना डीप में जाके पढ़ेंगे एक्चुअल में, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्य रूप से किन किन राज्यों में फैला हुआ है और इनसे संबंधित अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इन सबको मैं एक सारांश में बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज आकर के कि सभी का उत्तर हमें कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द आंसर्स। ओके, मैं आपको डिटेल में इन सब चीज़ों को समझाऊंगा, हाउ टू राइट द आंसर, इनके प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं, ये मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप उस रीजन को मार्क कर लीजिए जो एक्चुअल में उत्तर भारत का विशाल मैदान का रीजन है। आप सभी को पता है दोस्तों कि यहां पर है अरावली पर्वत। ओके, इस अरावली पर्वत से
कि इधर से लेते हुए ये पूरा रीजन नदन प्लेन्स का रीजन कहलाता है दोस्तों। ये पूरा रीजन नदन प्लेन्स का रीजन कहलाता है, राइट। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं कि एक्चुअल में प्लेन्स का निर्माण कौन करता है, यानी कि मैदानों का निर्माण आखिर किया किसने। और इसी निर्माण के आधार पर, क्योंकि इनका निर्माण क्रम में हुआ और इसी क्रम के, इन्हीं बनने के क्रम के आधार पर हम उत्तर के मैदानों को डिस्क्राइब भी करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद डिटेल में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर मैं मुख्य रूप से राज्यों की बात करूं कि आखिर किन किन राज्यों में उत्तर के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला आपके पास जो राज्य हो गया वो हो गया दोस्तों राजस्थान। ये बहुत विजिबल नहीं है तो मैं इसको लेता हूं। सबसे पहला राज्य हो गया दोस्तों आपके लिए राजस्थान। राजस्थान के बाद इधर हो गया दोस्तों ये हरियाणा, यहां पर हरियाणा का क्षेत्र, इधर पर पंजाब का क्षेत्र, राइट, पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन, उसके बाद बिहार का क्षेत्र, राइट, इधर पे असम का क्षेत्र। ये पूरा रीजन, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो ये मुख्य रूप से राज्य हो गए जहां पर उत्तर भारत के विशाल मैदान या प्लेन्स एक्चुअल में आपको देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने आपको बताया, ये नदन प्लेन्स के बारे में बता दिया। अगर मैं भारत के कंप्लीट प्लेन्स के बारे में डिस्कस करूं कि भारत में एक्चुअल में मैदान कहां कहां पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि भारत की बहुत बड़ी आबादी का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि। और कृषि वहीं संभव है दोस्तों जहां पर मैदान होंगे, बिना मैदान के कृषि संभव नहीं है। और आज भी बोलूं तो भारत की एक बड़ी जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार या भारत के मैक्सिमम पॉपुलेशन का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों, वो है कृषि। बड़ी मात्रा में भारत की जनसंख्या का एक बड़ा क्षेत्र, बड़े लोग, बहुत सारे लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये अलग बात दोस्तों कि भारत में कृषि आज भी लाभ का धंधा नहीं है, इसीलिए आपको समय समय पर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ मांगे की जाती हैं, कुछ हद तक वो मांगे आपको सरकार के द्वारा मानी जा रही दिखती हैं, कुछ मांगे सरकार नहीं मानती। इसके लिए एक MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब कृषि वाले टॉपिक पे आएंगे दोस्तों तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसकी पूरी कहानी क्या है। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल में हमें इनके बारे में किन किन आधारों पर पढ़ना है, राइट, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं, तो यहां पर समझिए कि भारत में अगर एक्चुअल में बताऊं कि प्लेन कहां कहां है दोस्तों, तो छोटा सा प्लेन एरिया यहां पर आपको यहां पे दिखेगा छत्तीसगढ़ के पास में। उसके बाद दोस्तों हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न तट्स हैं यहां पर आपको प्लेन एरिया दिखेगा। उसके बाद दोस्तों इधर पे जो ईस्टर्न हमारे तट हैं या ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट के जो तट हैं यहां पर आपको प्लेन देखने को मिलेगा। बड़ा प्लेन एरिया दोस्तों वहीं होगा जहां पर बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी बड़ी नदियां जहां पर अपना जल लेकर के आती हैं, एक्चुअल में आपको वहीं पर देखने को मिलेगा बड़ा प्लेन एरिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों आपको कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, आगमन अंग्रेजों का हुआ दोस्तों, भारत में अंग्रेज पहुंचे, उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक व्यापार के लिए अपने अपने पोजीशन को बदलते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिसे आज हम दो पर्टिकुलर रीजन के नाम से जानते हैं। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो यह क्षेत्र है बंगाल का क्षेत्र। इस बंगाल में आकर के वो स्टक हो गए, रुक गए, और उन्होंने ये क्लियर कर लिया अपने माइंडसेट में कि अगर हमको पूरे भारत में व्यापार को मजबूत करना है और व्यापार को बड़ा करना है तो हमें अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए। और एक्चुअल में दोस्तों ये बंगाल वो रीजन था जो बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरिटी का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बंगाल प्रॉस्पेरस था क्योंकि दोस्तों बंगाल में बहती थी दो महत्वपूर्ण नदियां, इस रीजन को सिंचित करती थी। इधर से आने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियां, और दोस्तों इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, यानी ये गंगा का दोआब क्षेत्र था या ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र था, या गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी से या जल से सिंचित क्षेत्र था। बंगाल मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र था। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहां पे दो नदियां अपना जल प्रवाहित करती हैं। जल था, उपजाऊ मिट्टी थी, मिट्टी पे अच्छी कृषि थी,
कृषि था, कृषि लाभ का धंधा था। लोगों के पास कृषि कार्य में जो लगे लोग थे उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी, वो पैसे अच्छे खर्च कर सकते थे। और इसलिए दोस्तों, चाहे आप कल्चर की बात कर लीजिए, चाहे म्यूजिक की बात कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर का किसी फॉर्म देखिए, इन सब का उद्गम आपको बंगाल में होता दिखाई देगा। तो दोस्तों, बंगाल प्रॉस्पेरस था और इसलिए अंग्रेजों ने जब पूरे भारत को भ्रमण कर लिया तो उन्होंने एक बात क्लियर कर ली कि हमें बंगाल वाले रीजन में अगर शासन करने को मिल जाए, व्यापार करने को मिल जाए और ऊपर से फ्री ट्रेड परमिशन मिल जाए तो डेफिनेटली हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में और आगे चल के जो उनकी मानसिकता बदली शासन की योजना के लिए, वो भी सुदृढ़ हो पाएगा। कुल मिला के इनिशियली उनके थॉट थे पैसे कमाना, व्यापार को बड़ा करना, और वो बंगाल पहुंचे। तो याद रखिएगा, नदी जहां बहती है दोस्तों, नदी ही मैदानों का निर्माण करती है। जिस जगहों पर नदी मैदानों का निर्माण करती है, मैदानों का जो बनने का क्रम है वो नदी के बहाव के साथ ही शुरू होता है। अगर मैं ऊपर से बहने वाली नदियों की बात करूं दोस्तों, तो सारी नदियां दोस्तों कैसी हैं? वो सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से प्रभावित होती हैं, यानी गिर से, गिर मतलब पर्वत हो गया, पर्वत से नीचे की ओर फ्लो हो रही हैं, पर्वत से नीचे जा रही हैं। और इसी तरह से फ्लो होते हुए दोस्तों इन्होंने 4 या 5, 4 मैं बताता हूं इनिशियली, और 5वीं संरचना का निर्माण, मतलब कुल मिलाकर इन्होंने 4 से 5 संरचनाओं का निर्माण किया है। अगर मैं इनिशियली 4 संरचनाओं की बात करूं तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, भाबर, तराई, बांगर, खादर, इन 4 संरचनाओं का निर्माण नदियों ने अपने बहने के क्रम में किया है। और अंतिम जब वो जाकर के समुद्र से मिलती हैं, उसके ठीक पहले स्वच्छ जल का एक बड़ा स्रोत जिसे डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा का निर्माण भी नदियों ने किया है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको सरल भाषा में समझूं, बताऊं कि जो वेस्टर्न घाट्स की नदियां हैं दोस्तों, या ईस्टर्न घाट्स की नदियां हैं, या यहां पर नदियों का, यहां पे आपको जो वेस्टर्न घाट्स की नदियां हैं उन्होंने वेस्टर्न घाट्स के तटों का निर्माण किया है, जो ईस्टर्न घाट्स की नदियां हैं उन्होंने ईस्टर्न घाट के तटों का निर्माण किया है, जो इधर पर बहने वाली नदियां हैं, या ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, या असम के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, या पंजाब के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, हरियाणा के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, कुल मिला के जहां पर भी प्लेन्स का निर्माण हुआ है, उनका सबसे प्रमुख कारण दोस्तों वहां पे प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नदियों के उद्गम क्षेत्र से लेकर के उनके समुद्र से मिलने तक की जो यात्रा है, इन यात्रा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नदियों के उद्गम क्षेत्र से लेकर उनके समुद्र से मिलने तक की जो यात्रा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 4 विभिन्न संरचनाएं, या 5वीं संरचना को देख लूं तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और समुद्र से मिलने के ठीक पहले डेल्टा का निर्माण करते हुए आपको नदियां दिखाई देंगी। तो अगर मैं उत्तर के विशाल मैदानों को या भारत के मैदानों को मुख्य रूप से अगर मैं 4 भागों में बांटूं तो वो 4 भाग कौन से होंगे दोस्तों? सबसे पहला भाग होगा भाबर, भाबर, दूसरा भाग होगा दोस्तों तराई, तीसरा भाग होगा बांगर और चौथा भाग होगा खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर, याद रखिएगा ये 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ प्लेन्स में, यानी उत्तर के विशाल मैदानों में। दीज आर बेसिकली 4 प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं दोस्तों, ये 5वां भाग है जिसका नाम है डेल्टा, राइट, याद रखिएगा डेल्टा। ये भी भाग ऐड किया गया है। तो अगर इस तरह से देखूं तो कुल मिला के उत्तर के विशाल मैदानों को या भारत के मैदानों में भाबर, तराई, बांगर, खादर और उसके बाद डेल्टा, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं। उत्तर के मैदानों को, राइट, उत्तर के विशाल मैदानों को, उत्तर के मैदानों को का वर्गीकरण, या उत्तर के मैदानों का वर्गीकरण, उत्तर के मैदानों का वर्गीकरण इससे 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। पहला भौगोलिक, भौगोलिक वर्गीकरण, और दूसरा दोस्तों प्रादेशिक वर्गीकरण, मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, या यहां पे आप देख सकते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जियोग्राफिकल एंड रीजनल। अगर यहां पे हम 4 भागों की बात करें, ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाबर, दूसरा
तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। एक और ऐड कर रहा हूं दोस्तों, इसका नाम है डेल्टा। इंपॉर्टेंस सबके बारे में मैं समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे सबके बारे में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, राइट। सबके बारे में डिटेल समझेंगे, इसे समझते हैं पहला। अब हम प्रादेशिक देखते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इसे भी मैं कई भागों में बांट रहा हूं। पहला राजस्थान का मैदान, राइट। राजस्थान का मैदान का क्षेत्र अभी दिखाऊंगा मैं आपको। यहां देखिए, इस रीजन की बात कर रहा हूं, ये राजस्थान के मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा सिंध, पंजाब और हरियाणा का मैदानी क्षेत्र। सिंध, पंजाब, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र। अगला दोस्तों बताता हूं यहां पर गंगा का मैदान, दूसरा, अब यहां पे हम यमुना का मैदान नहीं लिखेंगे क्योंकि गंगा की सहायक नदी है यमुना। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। राइट, यहां देखिए, ये हो गया भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रादेशिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम इसे एक बार यहां पर ड्रॉ करके समझते हैं कि मैं एक एक पॉइंट को आपको समझा दूं यहां पर कि उत्तर के विशाल मैदानों को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आखिर उनका आधार हम किस तरह बना रखा हम लोगों ने, ये भी देख लेते हैं। समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर मैं गंगा नदी की बात करूं दोस्तों, तो गंगा नदी का संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र कैसा है, ये उत्तराखंड से निकलती है और इसके नीचे जस्ट यमुना निकलती है, राइट। तो ये अगर मैं मानूं गंगा और यहां पर ये यमुना मान लो। फिर अगर हम इसको सेपरेट पढ़ें गंगा और यमुना को, तो मैं आपको सेपरेट बताता हूं। यहां पे देखिए, नेक्स्ट आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर बताऊं आपको, अगर गंगा रिवर सिस्टम, हालांकि मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। यहां मान लीजिए गंगा नदी का उद्गम हो गया गंगोत्री के पास से, ये गंगोत्री के पास से, या गंगोत्री के पास से गौमुख ग्लेशियर, वहां से गंगा नदी का उद्गम हो गया और यहां से आगे बंदरपूछ ग्लेशियर है दोस्तों, बंदरपूछ ग्लेशियर से इनका उद्गम हुआ। इसके पहले गंगा नदी को यहां पर भागीरथी कहा जाता है, इसके ऊपर पंच प्रयाग पड़ते हैं। सबसे पहला प्रयाग हो गया देव प्रयाग, उसके ऊपर यहां पर देखिए आ रही है रुद्र प्रयाग, उसके बाद दोस्तों कर्ण प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग और उसके बाद यहां पे पड़ता है सबसे ऊपर दोस्तों विष्णु प्रयाग। मैं हालांकि इसको गंगा रिवर सिस्टम में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, चिंता मत करिए। ये यमुना नदी हो गई और ये हो गई दोस्तों गंगा नदी। ये गंगा है, ये एक्चुअल में यहां पर देव प्रयाग के बाद से इसका नाम गंगा पड़ रहा है। ये जगह का नाम हो गया प्रयागराज। अब यहां से गंगा बढ़ी तो दोस्तों यहां पे पहले पड़ा कानपुर, कानपुर यहां इसके पहले पड़ेगा, उसके बाद यहां पड़ेगा वाराणसी, राइट। वाराणसी के बाद यहाँ पर अगली जो जगह पड़ेगी उसका नाम है पटना, पटना के बाद कोलकाता और उसके बाद यहाँ पे इसकी दो वितरणिका निकल जाएगी, एक अंदर चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर, तो गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा, राइट, पद्मा नाम हो जाएगा, और एक यहाँ निकल जाएगी जिसका नाम होगा हुगली। याद रखिएगा, इसी पद्मा में आगे से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आकर बह के आ रही है, राइट, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आके बह के आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी आएगी तो ब्रह्मपुत्र का नाम जब तक भारत में बह रही है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र रहेगा, और जैसे ये बांग्लादेश में आई, ये बांग्लादेश की सीमा हो गई, मान लीजिए बांग्लादेश की सीमा हो गई, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाएगा जमुना। तो ये हो गई पद्मा और ये जमुना, इसमें आगे आके मिलेगी मेघना, और इस तरह से मेघना नाम से ये
बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। परेशान मत होइएगा, मैं पूरा डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ। जैसे ही मैं गंगा रिवर सिस्टम में आऊंगा तो इसे बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। मैंने इसको क्यों बनाया इसको मत समझिएगा। जहां से नदियां बह रही, जैसे मैं यहीं से बात करूं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया दोस्तों चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया बनास। राइट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया बनास। अब याद रखिएगा, ये चंबल है, चंबल में कई सारी नदियां आके मिल रही हैं, जैसे क्षिप्रा मिल रही है। क्षिप्रा के बाद यहाँ पर आपको काली सिंध मिलेगी, काली सिंध के बाद पार्वती। तो ये आपकी क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये चंबल में मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ से यमुना में बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं। जैसे यमुना में बताऊंगा आपको दोस्तों, यमुना में सबसे पहले यहाँ पे सिंध, बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ हैं। इनको मैं सेपरेट बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद एक नदी है सतना से निकलती है दोस्तों, इसका नाम है टोंस। टोंस आके मिल रही है। फिर पटना के बाद सोन जाके मिल रही है, सोन रिवर मिल रही है। कुल मिला के आप देखेंगे ये जितनी नदियां हैं, ये सभी नदियों का ओरिजिन मध्य प्रदेश है। तो आप अल्टीमेटली ये देखिए कि मध्य प्रदेश का पूरा पानी कहाँ जा रहा है, यमुना में, और यमुना का पूरा पानी कहाँ जा रहा है, गंगा में। और गंगा, यमुना या इनकी जितनी सहायक नदियां हैं, इन सभी ने ही तो कहीं ना कहीं मैदानों का निर्माण किया है। तो मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा ही होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो अब यहां से इस पूरे पुराने मैप में आ जाते हैं, तो गंगा और उसका प्रवाह क्षेत्र। अब यहां देखिए दोस्तों, तो ये है राजस्थान का क्षेत्र या अरावली का क्षेत्र। उसके बाद सबसे पहला जो आपने यहाँ पॉइंट देखा है, ये राजस्थान का मैदान क्षेत्र पड़ेगा। तो ये दोस्तों ये राजस्थान का मैदान क्षेत्र हो गया। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो ऊंचा क्षेत्र दिख रहा है, पाकिस्तान में इसे सिंध कहते हैं, भारत में ये राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सिंध का क्षेत्र, फिर ये संपूर्ण सिंध के से लेकर संपूर्ण ये पूरा पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब दोस्तों आज हमारे पास जो रीजन है, ये एक्चुअल में आधा पंजाब है, एक्चुअल में ये पूरा पंजाब का रीजन है। और यहीं से अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, अभी मैं आपको सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ये पाकिस्तान जाती है। फिर यहाँ से झेलम निकलती है, रावी निकलती है, ब्यास निकलती है, यहाँ से ब्यास निकलती है। उसके बाद यहाँ से सतलज निकलती है, और फाइनली ये पूरी नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र, यानी सिंधु की पांच सहायक नदियां हैं, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये इसी पंजाब क्षेत्र में, जिसे आप पंजाब या पंजाब के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, जिसे आप पंजाब या पंजाब कहते हैं। तो इसमें क्षेत्र में भी दोस्तों मैदान ही है। राइट, इसका नाम क्या है दोस्तों, सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान या हरियाणा का क्षेत्र। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम है गंगा का मैदान। ये जो संपूर्ण क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये संपूर्ण क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और यहां से आप देखेंगे तो यहां से एक नदी निकल रही जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा क्षेत्र है, ये संपूर्ण रीजन दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपने महाजनपद काल पढ़ा हो, 16 महाजनपद थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये 2 ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि भारत में तत्कालीन कुल 16 महाजनपद हुआ करती थी। उनमें सबसे बड़ा, अगर मैं सबसे महान कहूँ या सबसे जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, उसका नाम है मगध। और दोस्तों अगर मगध की लोकेशन देखेंगे बिहार के आसपास, तो दोस्तों ये कैसा क्षेत्र था, ये मुख्य रूप से गंगा का तटीय क्षेत्र था, या गंगा का प्रवाह क्षेत्र था। मुख्य नदी दोस्तों यहाँ जो बह रही है उसका नाम है गंगा, यानी कि गंगा के दोआब क्षेत्र में सबसे बड़ा महाजनपद था। और सरल बात बोलता हूं दोस्तों कि दुनिया में जहां पर भी आपको सभ्यता देखने को मिली है, इंसानों ने रहना जहां पसंद किया है, वो है मीठे पानी का स्रोत। आप भारत के किसी भी नगर की बात कर लीजिए, जिस नगर का इतिहास आपको 1000-2000 साल का मिल जाएगा, 100% डेफिनेटली दोस्तों वो शहर नदी के तट पर ही होगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर। लखनऊ, बताइए लखनऊ किस नदी के तट पर है? हैदराबाद किस नदी के तट पर है? नागपुर किस नदी के तट पर है? इंदौर किस नदी के तट पर है? जबलपुर किस नदी के तट पर है? राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उधर आप देखिए अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? राइट, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है दोस्तों लखनऊ। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। नाग नदी के तट पर है नागपुर। खान नदी के तट पर है इंदौर। साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद। ताप्ती नदी के तट पर है सूरत।
ये सारे नगर दोस्तों बहुत पुराने हैं और आज आप देखेंगे तो ये बहुत भव्य भी है। यानी नदी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। इसके पहले आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, मिस्र काहिरा की सभ्यता देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम से ही है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। यानी नदी का तट सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और नदी अपने बहने के क्रम में ही नई संरचनाओं का निर्माण करती है। नदियों द्वारा बनाई गई संरचना का सबसे प्रमुख नाम जो है वो है मैदान। अब इन्हीं संरचनाओं के आधार पर देख लीजिए तो नदियों को कितने भागों में बांटा गया है या मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों यह है भाबर का मैदान, उसके बाद तराई का मैदान, उसके बाद बांगर का मैदान, उसके बाद खादर का मैदान और सबसे अंत में जो नदी समुद्र से मिलने के पहले, सागर से मिलने से पहले जिस संरचना का निर्माण करती है उसे कहते हैं डेल्टा। मैं पहले इन चारों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद हम अगले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लीजिए ये गिरिपद है हमारा, ये गिर है यानी पर्वत है कोई। पर्वत के इस क्षेत्र को कहेंगे गिरिपद यानी कि स्लो एरिया, स्लोप एरिया। अब नदियां यहां से फ्लो हो रही हैं, क्योंकि मैं इसी के आधार पे आपको समझा रहा हूं। नदियां फ्लो हो रही हैं, नदियों ने अपर्दन अपक्षय किया। इधर पे जिन संरचना का निर्माण हो रहा है, ये पहली संरचना जहां पर कंकड़ पत्थर है खूब सारे, ये दोस्तों ये पथरीली संरचना है। ये जो बहता हुआ जल था ये नीचे से बह रहा है। नदियों की आवाज हो सकता है आपको सुनाई दे, पानी के बहने की आवाज सुनाई दे, लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे दिखाई आपको नहीं देगा, जल दिखाई नहीं देगा। फिर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको ये जो जल है बहता हुआ, जो सब सागर ये जो ऊपर से आ रहा था, ये जल वापस से दिखने लगेगा। इसे कहेंगे दोस्तों अगली संरचना का नाम। फिर आगे बढ़ेंगे, ये ऊंचा क्षेत्र, फिर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ये जो जल है जब बहुत बढ़ेगा तो फैलेगा, अदरवाइज नहीं फैलेगा। पुनः पुनः ऐसा क्षेत्र। अब इसको समझाता हूं, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले नदियों ने अपने आप को जब कंकड़ पत्थर से गिराया तो इस क्षेत्र का नाम हुआ दोस्तों भाबर या भाबर। भाबर जल सागर जल अपने या नदी अपने उद्गम क्षेत्र से बहती हुई इन चट्टानों के नीचे से, इन पत्थरों के नीचे से आती है। आवाज जल की सुनाई देगी, लेकिन जल हो सकता है आपको दिखाई न दे। ऐसे बहुत क्षेत्र आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे जहां से आपको नदी अचानक से जलमग्न, मतलब नीचे चली जाएगी, पहाड़ों के नीचे चली जाएगी और आपको दिखाई नहीं देगी। और हो सकता है थोड़ा और आगे जाएं तो आपको पानी की आवाज सुनाई दे, लेकिन आपको दिखाई ना दे। याद रखिएगा, तो ऐसा संभव है। तो इस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाएगा भाबर का क्षेत्र। अब ये याद रखिएगा, उसके बाद जल जहां से दिखाई देगा, वापस से आपको विजिबल होने लगेगा, इसका नाम होगा तराई का क्षेत्र। यहां से जल जब भर जाएगा तो डेफिनेटली दोस्तों आगे की ओर प्रवाहित होगा। ये ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे जल भराव की समस्या हमेशा रहेगी। आपको बताऊंगा वेस्टर्न यूपी और एक बड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या का प्रॉब्लम भी यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मच्छर होंगे। ऐसे समूचे क्षेत्र में जहां जल होगा, जल भरा होगा, बहेगा नहीं, बहुत बारिश होगी या बहुत फ्लो आएगा तब बहेगा, वो क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाएगा। फिर दोस्तों ये जो क्षेत्र आएगा इसे कहेंगे बांगर का क्षेत्र। और सबसे लास्ट में ये जो आपको समूचा क्षेत्र दिख रहा है ये खादर का क्षेत्र है। मतलब अगर मैं कहूं कि नदियों का प्रवाह इस क्षेत्र में है। जब नदियों में बहुत बाढ़ आती है तो नदियां कभी अपने जल को इस क्षेत्र में ले जाती हैं, और जब इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में जब नदियां पहुंचती हैं तो कभी कभार यहां पर भी नदियों का
जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब नदियों को क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सबसे पहले ये बताता हूं मैं दोस्तों कि अगर इन समूचे चारों क्षेत्रों की बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा क्षेत्र होता है? सबसे उपजाऊ क्षेत्र दोस्तों यही है जिसका नाम है ये भाबर, तराई, बांगर और इसका नाम है दोस्तों खादर का क्षेत्र। सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर का क्षेत्र, याद रखिएगा, सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर का क्षेत्र। कारण अभी आपको समझा रहा हूं। सबसे अनुपजाऊ यहाँ पे, जहां पे बिल्कुल भी कृषि संभव नहीं, या प्रयास करें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अमूमन हम लाभ का धंधा ढूंढते हैं। कृषि लाभ का धंधा हो, हम एफर्ट वहां लगाएं जहां से हमें पैसा मिले, लाभ मिले। क्योंकि कारण यह है दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है यहां पर हम बहुत प्रयास करेंगे तब जाके कुछ उगेगा। तो यह है भाबर का क्षेत्र, सबसे कम उपजाऊ, सबसे कम उपजाऊ, सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र कौन सा हो गया, यानी कि लीस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ नॉर्थ प्लेन्स। ये आपके नॉर्थ प्लेन्स हैं, तो सबसे लीस्ट फर्टाइल रीजन कौन सा हो गया दोस्तों, वो हो गया भाबर का रीजन। और मोस्ट फर्टाइल या मैक्सिमम फर्टिलिटी कहां पाई जाएगी आपको, वो है खादर के रीजन में। याद रखिएगा, ये खादर का रीजन हो गया, ये खादर का रीजन हो गया, ये भाबर का रीजन हो गया। तराई का रीजन जो होगा, यहां पे आपको स्वास्थ्य समस्या देखने को मिलेगी, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, हैजा, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की प्रॉब्लम यहां इस रीजन में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पे जो होने वाली प्रमुख खेती है उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। दो के बारे में बता देता हूं, जिसके लिए वेस्टर्न यूपी मशहूर है, वो है गन्ना, और कुछ रीजन में दोस्तों यहां पर चावल की खेती या धान की, इसकी कृषि संभव है। अगर मैं दोस्तों बताऊं, ये जो बांगर का रीजन है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अगर इससे भी पहले दोस्तों बताऊं कि भारत में इन चारों भागों की तुलना करूं, भाबर, तराई, बांगर, खादर, इन चारों भागों की तुलना करूं, भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो बांगर का क्षेत्र है। रिमेंबर दिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बाकी इस चैप्टर में जो लिखाना होगा मैं कल से लिखाऊंगा इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जो बांगर का रीजन है दोस्तों, ये अगर मैं बेसिकली देखूं तो जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का वो क्षेत्र जहां प्रायः बारिश का पानी नहीं पहुंचता, लेकिन जब बहुत बाढ़ आती है तो यहां पे बारिश का पानी पहुंचता है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से करते हैं कि खादर का वो रीजन होता है दोस्तों, खादर वो रीजन होता है जहां पे अमूमन हर साल बारिश का पानी पहुंचता है। जब दोस्तों बारिश का पानी पहुंचता है तो उसके साथ मिट्टी बह करके आती है, जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जल ओढ़ कर आई मिट्टी या जल के साथ बहकर आई मिट्टी। अगर दो नदियां आकर किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप प्रयागराज का, एग्जांपल ले लीजिए आप वाराणसी का, या ऐसी किसी भी जगह का जहां पे दो नदियां प्रायः आपस में मिलती हैं और फिर एक नदी होकर के आगे बढ़ती हैं। तो इन ऐसे क्षेत्रों पे जहां पे दो नदियां आकर मिलती है, एक नदी अलग डायरेक्शन से आ रही है, एक नदी अलग डायरेक्शन से आई, मैं आपको दिखाऊंगा भी जब अभी गंगा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो जब दो नदियां अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, इसका मतलब है ये नदी एक रीजन से आ रही है, वहां की मिट्टी बहा के ला रही है, दूसरी नदी दूसरी रीजन से आ रही है, वहां की मिट्टी बहा के ला रही है, और जब दो नदियों का आपस संगम होता है तो वो दो मिट्टियों का भी संगम होता है। उस पूरे समूचे क्षेत्र में जो मिट्टी बही जाएगी या फैलेगी उसका नाम होगा दोमट मिट्टी। इंग्लिश में अगर बोलूं तो दोस्तों ऐसे रीजन में जहां पर जल के साथ मिट्टी बह के आ रही है, वो समूचा क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जाहिर सी बात है जो मैदान होते हैं वो एल्यूवियल ग्राउंड्स ही कहलाते हैं। एल्यूवियल का मतलब होता है जलोढ़ मृदा। तो अगर मैं इस खादर के क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर हर साल बाढ़ आती है, यानी कि न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। यहां पर न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, और जहां पर कभी कभार बारिश का पानी पहुंचेगा, प्रायः नहीं पहुंचेगा। अगर कंपैरिजन करें दोस्तों तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से ऊंचा क्षेत्र होता है बांगर का क्षेत्र, लेकिन कभी कभार जब बहुत बाढ़ आई तो इस क्षेत्र में भी बारिश का पानी पहुंचता है और या एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों तो बांगर के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां पर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। तो अगर मैं बांगर के क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो बांगर का क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। अगर मैं खादर की बात करूं तो खादर का क्षेत्र न्यू एल्यूवियल सॉइल यानी नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। अब ऐसी मृदा जो जल के साथ बह कर आ रही है उसमें पोषक तत्वों का अभाव नहीं होता, क्योंकि आपको पता है दोस्तों
कि अगर मैं किसी भी खेत की बात करूं या किसी भी फार्म की बात करूं तो उसमें जो पैदावार होती है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा ये एक सरफेस, ग्राउंड सरफेस हो गया। अब हमने किसी भी वृक्ष का प्लांट यहाँ पे लगाया, कोई भी पौधा लगाया दोस्तों, तो वो उसकी जड़ें कुछ डिस्टेंस तक नीचे जाएंगी। अब आप यहां देखें दोस्तों, तो ये जो रीजन है, ये जो बेसिकली रीजन दोस्तों, यहां तक इस पौधे की जड़ नहीं पहुंची है, इस पौधे तक, यहां तक इस पौधे की जड़ नहीं पहुंची। इसका मतलब ये जो बेसिकली सॉइल है, इसमें पोषक तत्वों का अभाव नहीं होगा, यानी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी यहां पर देखने को आपको नहीं मिलेगी। यही कारण दोस्तों कि आप जब खेती करते हैं तो उसके पहले यहां पर जुताई की कहानी शुरू होती है। यहां पर एक बार खेती करने के पहले, यानी बीज प्लांट करने से पहले, आपको यहां पर मिट्टी को वापस से, इस मिट्टी को ऊपर लाना है, इस मिट्टी को नीचे ले जाना है। जो काम हम जुताई के द्वारा करते हैं वही काम बहता हुआ पानी कर देता है। कुल मिला के इस मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी मिट्टी तीसरी जगह, और इस तरह से जो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है सॉइल में, वो प्रायः इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जो खादर के क्षेत्र की जो बात कही जा रही है, खादर की रीजन की जो सॉइल होती है, या खादर सॉइल एक्चुअल में कहूं मैं, उसमें डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, पोषक तत्वों का अभाव नहीं होता। यही कारण दोस्तों कि जो खादर का रीजन है बहुत फर्टाइल माना जाता है। बांगर का रीजन उससे लेस फर्टाइल माना जाता है। तराई के क्षेत्र में कुछ विशेष चीजें हो सकती हैं, और खादर या भाबर के क्षेत्र में प्रायः आपको उपजाऊपन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं नदियों के अस्तित्व की बात करूं तो यहां पर नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाएगा, राइट। यहां पर नदियों का अस्तित्व, नदी पुनर्जीवित हो जाएगी। बांगर के क्षेत्र में नदियां आती है लेकिन प्रायः बाढ़ नहीं आती, और खादर का वो क्षेत्र है जहां पे हर बार बाढ़ आती है। तो कुछ इस तरह से आप नदियों के डिस्ट्रीब्यूशन करके नॉर्थ प्लेन्स का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आप, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ सकते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद नॉर्थ प्लेन्स, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं एक बार बिल्कुल शॉर्ट में इसको पूरा कंप्लीट करता हूं, एक बार रिवाइज करता हूं कि मैंने अब तक आपको समझाया क्या, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहां देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको उत्तर के विशाल मैदानों का वर्गीकरण पढ़ाया। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, सबसे पहले जो भौगोलिक भाग में, और दूसरा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रादेशिक भागों में। भौगोलिक भागों में देखेंगे तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, और लास्ट में आपको डेल्टा का रीजन मिलेगा। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्रादेशिक भागों में बात करूं तो राजस्थान का मैदान, सिंध, पंजाब और हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमने डिस्कस करना शुरू किया कि इसे हम कैसे समझेंगे। भाबर, तराई, बांगर, खादर के बारे में हम समझना चाहें तो हम इसे कैसे शॉर्ट में समझेंगे। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर का मैदान का क्षेत्र दोस्तों वो क्षेत्र है जहां पर नदियां गिरकर सबसे पहले जिस संरचना का, या सबसे पहले जिस मैदानी संरचना का निर्माण करती हैं उसका नाम है भाबर। यहाँ ये सबसे कम उपजाऊ है, यहाँ पे नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ये उपजाऊ नहीं है, खेती किसानी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये तराई का पॉइंट है। नदियों जो यहाँ पर विलुप्त हो गई थी वो वापस से यहाँ पे दृश्य हो जाती हैं। तराई का क्षेत्र है, कीचड़नुमा संरचना है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होंगी, कीचड़ है, पानी का अभाव नहीं है, नदियों का पूर्ण अस्तित्व देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से दो खेती की सकती है, गन्ना और चावल की खेती यहाँ पे की जा सकती है। अन्न भी संभव है, लेकिन ये दो प्रमुख फसलें यहाँ पर हो सकती हैं। बांगर के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बांगर का क्षेत्र कहलाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र खादर का क्षेत्र कहलाता है। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, याद रखिएगा, ठीक है। भाबर का मैदान, तराई का मैदान, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान। भाबर मैदान, तराई, बांगर, खादर, इसको एक दो बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। भाबर के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों कि भाबर के मैदान में मुख्य रूप से यहाँ पे खेती संभव नहीं है, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, कंकरीली पथरीली संरचना है, नदियाँ प्रायः चट्टानों के नीचे से बहती हैं। उसके बाद जब वापस से पुनर्जीवित होती है तो तराई का क्षेत्र आता है। तराई के क्षेत्र में कीचड़नुमा संरचना है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर तराई का क्षेत्र होता है। यहाँ पे दो मुख्य रूप से फसल हो सकती है, एक का नाम है गन्ना, दूसरे का नाम है
चावल, आपको पता है कि चावल के उत्पादन में आपको पानी चाहिए होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो ऊंचा क्षेत्र होता है, तराई से ऊंचा और खादर से भी ऊंचा, उसका नाम है बांगर क्षेत्र। बांगर के क्षेत्र में प्रायः जलोढ़ मृदा तब पहुंचती है जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। उसके बाद जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। खादर सबसे उपजाऊ हो गया, भाबर सबसे कम उपजाऊ हो गया। बांगर का क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब अगर आप कंपेरिजन करें इन चारों भागों में, तो सबसे बड़ा रीजन भारत में कौन सा है, वो है बांगर का क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। तो याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ प्लेन्स। ये नॉर्थ प्लेन्स के बारे में कुछ सारांश में मैंने डिटेल बताई है। कल इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे 7 मार्कर और 10 मार्कर के प्रश्न अगर ये आते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन अबाउट भाबर, एक्सप्लेन अबाउट तराई, बांगर और खादर, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। आज दोस्तों आपका मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं। मैं आगे भी आपको इसे पूरी डिटेल में समझाऊंगा। जैसे जैसे ये पॉइंट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। बस आप हमसे जुड़े रहें और इन क्लासेस को लोगों तक पहुंचाते रहें। राइट, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।